नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी पीएम मोदी के कार्यक्रम में हंगामा, महिला ने की नारेबाजी, काला झंडा भी दिखाया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लॉकडाउन में मजदूरों को नहीं मिली थी बसें, लेकिन अब पीएम की रैली के चलते बसों की किल्लत पर प्रियंका गांधी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब सच बोलने की सजा मिले तो साफ है, झूठ सत्ता में है। प्रेस दिवस पर राहुल गांधी ने पत्रकारों का मुद्दा उठाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी पीएम मोदी के कार्यक्रम में हंगामा, महिला ने की नारेबाजी, काला झंडा भी दिखाया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद एक महिला ने कार्यक्रम में हंगामा किया और काले झंडे दिखाए। हुआ ये कि पीएम मोदी की जनसभा में एक महिला आगे बैठी थी। पीएम मोदी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, सबसे आगे की कतार में बैठी महिला अचानक उठ खड़ी हुई और गैलरी में आ गई। महिला ने पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने की कोशिश की और मोदी योगी के खिलाफ नारे भी लगाए। गैलरी में पहुंची महिला को देख सुरक्षाकर्मी तत्काल उसकी तरफ लपके। सुरक्षाकर्मियों ने महिला के हाथ से काला झंडा छीन लिया और उसे हिरासत में लेकर जनसभा स्थल से बाहर ले गए। हिरासत में ली गई महिला समाजवादी पार्टी सपा की रीता यादव बताई जा रही है। रीता यादव सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर किसी तरह पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंच गई थी। रीता यादव की ओर से नारेबाजी किए जाने और काला झंडा दिखाए जाने की कोशिश के बाद मौके पर हंगामा हो गया। लोग कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे तो अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने हालात को किसी तरह संभाला और भीड़ में फंसी महिलाओं को सहारा देकर किसी तरह वहां से निकाला। कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी के कारण दर्जनों कुर्सियां भी टूट गईं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में मजदूरों को नहीं मिली थी बसें, लेकिन अब पीएम की रैली के चलते बसों की किल्लत पर प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे थे, तब भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं करवाई थी। उन्होंने कुछ अखबारों की खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यह निशाना साधा है। उन खबरों में बताया गया है कि पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एक खबर में बताया गया है कि 19 नवंबर को महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1600 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इनका खर्च सिंचाई विभाग उठाएगा। इसके साथ ही बताया गया है कि जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग से भी बसें मांगी है। वहीं दूसरी खबर में बताया गया है कि आजमगढ़ में रैली में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए मांगे गए हैं। एक अन्य खबर में बताया गया है कि कैसे पीएम मोदी की रैली में बसें लगाने के बाद सवारियों के लिए बसों का टोटा हो गया है। सवारियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक बहन भाई पैदल चलकर ऊपर में अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी। लेकिन पीएम और गृहमंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि वहां रैली में भीड़ को पहुंचाने के लिए सरकारी बसों को लगा दिया गया है। सुल्तानपुर के आसपास के बस स्टेशन खाली पड़े हैं। वाराणसी और फैजाबाद के बस स्टेशन पर भी कुछ ही बसें नजर आ रही हैं। सवारियां वहां पर बसों का इंतजार कर रही हैं। विपक्ष का दावा है कि 2000 राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल रैली में भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब सच बोलने की सजा मिले तो साफ है, झूठ सत्ता में है। प्रेस दिवस पर राहुल गांधी ने पत्रकारों का मुद्दा उठाया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब सच बोलने की सजा होती है तो ये साफ है कि झूठ सत्ता में है। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना के मौके पर हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि जब सच बोलने की सजा होती है तो यह साफ है कि झूठ सत्ता में है। राहुल गांधी ने वीडियो भी साझा किया, जिसमें त्रिपुरा समेत कई स्थानों पर पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर हमलों और उससे जुड़ी खबरों का जिक्र किया गया है। इससे पहले आज दिन में राहुल गांधी ने केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है।
अन्नदाता सत्याग्रह को नमन। गौरतलब है कि त्रिपुरा में हिंसा की हालिया घटनाओं को कवर करने वाली 2 पत्रकारों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा हिंसा की खबरों को पोस्ट करने वाले कई पत्रकारों और आम लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी शासित सरकार पर आरोप लगाया था कि ये पत्रकारिता की हत्या करने में व्यस्त है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की बढ़ती मार का असर स्कूलों और कॉलेजों पर पड़ा है। कोविड की दूसरी लहर के चलते महीनों बाद इसी नवंबर में खुले स्कूल और कॉलेज एक बार फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। केंद्र सरकार के एक पैनल ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मंगलवार देर रात जारी आदेश में कहा गया कि बुधवार से क्लास ऑनलाइन चलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए। CAQM ने कहा है कि कम से कम 50% अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही निजी दफ्तरों में भी इस तरह के इंतजाम किए जाएं। आयोग ने कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे ट्रकों पर ही लागू होगी। इसके साथ मेट्रो, रक्षा, एयरपोर्ट को छोड़कर हर तरह के निर्माण कार्य पर 21 नवंबर तक रोक होगी। बता दें, मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में चली गई है और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया। यह मंगलवार सुबह तक बहुत खराब श्रेणी में था और 396 दर्ज किया गया था। शाम 4 बजे गाजियाबाद में AQI 356, ग्रेटर नोएडा में 361, गुरुग्राम में 369 और नोएडा में 397 दर्ज किया गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी सफर के मुताबिक AQI बुधवार को भी गंभीर श्रेणी में ही रहेगा। उसने कहा कि हवा की गति बहुत कम रहने की संभावना है, जिससे AQI कल गंभीर श्रेणी में रहेगा और इसके बाद 18 नवंबर तक गंभीर या बहुत खराब श्रेणी के बीच रहेगा। उसने बताया कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में पराली जलाने से जुड़े प्रदूषकों की आने की संभावना नहीं है, क्योंकि हवा की दिशा विपरीत है। पराली जलाने की संख्या कम होकर 1820 रह गई है, जबकि दिल्ली के PM 2.5 में इसकी हिस्सेदारी मंगलवार को 8% थी। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में रविवार को थोड़ा सा सुधार देखा गया था और AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। AQI को 0 और 50 के बीच, अच्छा 51 और 100 के बीच, संतोषजनक 101 और 200 के बीच, मध्यम 201 और 300 के बीच, खराब 301 और 400 के बीच, बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इससे पहले शहर के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार से विद्यालयों को 1 सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए घरों से ही काम करने की नीति सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों ने मंगलवार को एक बैठक की, जिसमें प्रदूषण की रोकथाम के तरीकों पर चर्चा की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने भारतीय सीमा में भेजे बम वर्षक विमान। भाजपा सांसद का मोदी सरकार पर तंज, बोले कोई उड़ के आया नहीं। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहे भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि चीन ने देश को चेतावनी में भारतीय सीमा पर बमवर्षक विमान भेजे, कोई उड़ के आया नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी वेबसाइट की स्टोरी का लिंक भी दिया है। अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई बार चीन को लेकर भारत सरकार को चेतावनी वाले ट्वीट किए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया गया। स्वामी की सलाह है कि सरकार चीन के खिलाफ सीधा मुकाबला छेड़ दे। चीन के अलावा कई अन्य मुद्दों पर वह सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली होगी ऐतिहासिक। लल्लू ने CM योगी पर कसा तंज, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक होगी। बुंदेलखंड सहित सीमावर्ती फतेहपुर आदि जनपदों के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां मंगलवार की शाम सर्किट हाउस में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने रैली में भीड़ लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही नारा लगाया, बदलाव की आंधी प्रियंका गांधी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए यह रैली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज किया कि अखबारों में विज्ञापन छपवाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिला, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष ने बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर जनपदों से 23 की महोबा रैली में ले जाने के लिए बसों की संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया। सूत्रों के मुताबिक बांदा से 71, हमीरपुर से 59 और फतेहपुर से 35 बसों के अलावा छोटे वाहनों से भी लोग जाएंगे। महिला विभाग, यूथ कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग आदि प्रकोष्ठ भी वाहनों से जुटाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी दोपहर को पहुंचे।
उनकी कई स्थानों पर अगुवानी और स्वागत हुआ। मीडिया कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा दिलाई कि महोबा की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू नेता राकेश टिकैत बोले, वायु प्रदूषण के लिए किसानों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण के लिए किसान या पराली जलने को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयान का हवाला दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार बताने वाले लोगों से माफी मांगने की भी मांग की। टिकैत ने हिंदी में ट्वीट किया, पराली जलाने से अधिक वायु प्रदूषण का खलनायक ठहराने वाले किसानों से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं, क्योंकि 10% प्रदूषण ही पराली से होता है, वो भी 1.5-2 माह के लिए। टिकैत की भाकियू किसानों के संघ संयुक्त किसान मोर्चा SKM का भाग है। SKM 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है और इन कानूनों को रद्द करने और फसल की वैध गारंटी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता काफी हद तक गिर गई है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण के लिए औद्योगिक और वाहनों के उत्सर्जन और आतिशबाजी के साथ साथ किसानों द्वारा पराली जलाने को भी इसका प्रमुख कारण माना गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भारतीय किसान सेना का सपा में कराया विलय, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान सेना ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की, जबकि कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने समर्थन देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ आए सभी नेताओं का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि वे जनता तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाने में मदद करेंगे। तुलसीपुर बलरामपुर के पूर्व बसपा प्रत्याशी अकील अहमद, यासीन गाजी उपाध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ बुलंदशहर तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। प्रखर कलहंस बलरामपुर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के सदस्य बने हैं। अलीगढ़ जनपद के पार्षद मुशर्रफ हुसैन, जिला सचिव बसपा मोहम्मद मुजाहिद, पीस पार्टी के मंडल अध्यक्ष जुनैद अहमद, प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद के अतिरिक्त मोहम्मद इदरीस सैफी एवं शाह आलम बसपा तथा अजीत प्रताप सिंह प्रदेश सचिव कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिल भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज सिंह पटेल के साथ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, महासचिव महेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष लालमणि पटेल ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की। नवनिर्माण पार्टी की ललिता कटियार, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राजेश सिद्धार्थ, लेबर्स पार्टी के राम प्रकाश बघेल तथा नहटौर बिजनौर के राजा अंसारी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव से तेजस्वी को शुद्ध लाभ तो चिराग को बड़ा संदेश, NDA को पता चली विकास की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के आम चुनाव में देरी है, सो तारापुर कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव को मिनी आम चुनाव तो नहीं, रिहर्सल कह सकते हैं। उपचुनाव के अनुभव से आम चुनाव के लिए सटीक पात्र तय होंगे। विषय वस्तु का निर्धारण होगा। दर्शकों की रुचि की विविधता को देखते हुए कुछ रोचक पटकथा लिखी जाएगी। तारापुर में जदयू और राजद दोनों ने कठोर श्रम किया। हाल के दिनों का यह पहला उपचुनाव था जिसमें हर घर नेता पहुंचे। कड़ी मेहनत किसे कहते हैं, इसका एहसास सभी दलों को हुआ। जदयू के नए बने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इसी क्षेत्र में बंधे रहे। भवन निर्माण मंत्री डा अशोक चौधरी प्रभारी बनाए गए थे। चुनाव के दौरान वो एक दिन के लिए भी पटना नहीं आए। मतदान के दिन भी वे जमुई जिले में बैठे थे। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कई गांवों में गए। पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के गांवों में गए। विधानसभा के पिछले चुनाव में रालोसपा उम्मीदवार को 5000 से अधिक वोट मिले थे। कुशवाहा ने इन वोटरों को जदयू में हस्तांतरित कराने की पूरी कोशिश की। सरकार का शायद ही कोई मंत्री और जदयू का सांसद या विधायक हो जिन्होंने उपचुनाव में वोट नहीं मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नारा न्याय के साथ विकास है। चुनाव जीतने के लिए यह काफी नहीं होता है, इसलिए जिस जाति का गांव था उसी जाति के नेता की ड्यूटी लगाई गई। प्रचार के दौरान यह भी पता चला कि अंदरूनी हिस्से में विकास की रफ्तार ठीक नहीं है। प्रचार के दौरान जदयू प्रवक्ता संजय सिंह को ग्रामीणों ने खराब सड़क की शिकायत की। ललन सिंह को कई जगहों पर कहना पड़ा कि प्राथमिकता के आधार पर अंदरूनी सड़कों की मरम्मत करा देंगे। इसके अलावा अफसरों की काम टालू प्रवृत्ति और रिश्वतखोरी की शिकायतें भी इफरात में मिली। सवाल उठता है कि किसी एक क्षेत्र में इतनी मेहनत आम चुनाव में भी संभव है क्या? चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रेस दिवस पर राहुल ने कहा, सच बोलने की सजा मिले तो साफ है कि सत्ता झूठ की है। जी हाँ दोस्तों,
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब सच बोलने पर सजा मिले तो साफ है कि सत्ता झूठ की है। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें त्रिपुरा समेत कई स्थानों पर पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर हमले का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भी टॉयलेट नहीं, अखिलेश का तंज चढ़े तो अपना ख्याल स्वयं रखें। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश अक्सर कहते रहे हैं कि जो काम हम पहले कर चुके हैं वो काम अब ये कर रहे हैं। अखिलेश ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बीजेपी का सबसे पसंदीदा काम शौचालय बनाना है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर एक भी शौचालय नहीं है, इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखें। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को परमिशन नहीं मिलने की बात बताते हुए कहा, अखिलेश ने कहा कि मुझे लगता था कि परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है वहां रास्ते रोक दिए गए हैं। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस क्वालिटी के साथ एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए था उस क्वालिटी से इसे नहीं बनाया गया है। अखिलेश ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर अगर आपने रफ्तार बढ़ा दी तो हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो जाए, आपके कमर में दर्द हो जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज भी वही काम कर रहे हैं जिनकी शुरुआत या शिलान्यास सपा की सरकार में हो गया था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, यूपी में सपा बनाएगी सरकार, हो सकता है जनता बीजेपी को 400 सीटों पर हरा दे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान हैं चुनावी मुद्दे। जी हां दोस्तों, जयपुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि यूपी की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटों पर हरा दे। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सवाल है, केवल यूपी नहीं देश की जनता के सामने महंगाई बड़ा सवाल है। इसी तरह बेरोजगारी नौजवानों के सामने बड़ा सवाल है। किसानों की आय दोगुनी कब होगी, किसान इसकी मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों के वापस लेना चाहिए। ये सब चुनाव के लिए बड़े मुद्दे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, हमने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लिया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को 400 सीटों पर भी हरा दे। वहीं यूपी में जारी सियासी गहमा गहमी के बीच सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने के सवाल को टालते हुए अखिलेश ने कहा कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं इस पर नो कमेंट्स। राजस्थान से अपना खास रिश्ता बताते हुए अखिलेश ने बताया कि उनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं हुई है। वे मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, जहां से निकलकर देश की रक्षा के लिए सीमा पर बहुत से सैनिक जाते हैं। अखिलेश यादव चौमू के पास हाड़ोता गांव में पूर्व जिला परिषद सदस्य वंदना यादव के परिवार में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आए थे। चार्टर विमान से उनका यह दौरा रहा। कार्यक्रम अटेंड कर अखिलेश वापस लखनऊ लौट गए। अखिलेश यादव का जयपुर हवाई अड्डे पर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हम कैशलेस से लेस कैश अर्थव्यवस्था बन गए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया और नकदी का चलन बढ़ने का हवाला देते हुए उसके नोटबंदी के लक्ष्यों को लेकर सवाल उठाया। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, कुख्यात नोटबंदी के 5 साल हो गए, मोदी सरकार की लोकलुभावन घोषणाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि हमें कैशलेस अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि यह बेतुका लक्ष्य है। उन्होंने लक्ष्य बदलकर उसे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था कर दिया। नोटबंदी के दौरान 18 लाख करोड़ रुपए चलन में थे और अब वो 28.5 लाख करोड़ रुपए हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ऊंची बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की मार, गरीब एवं मध्यवर्ग कम नकद कमाते हैं और कम खर्च करते हैं। हम वाकई कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 3 चीयर्स। नोटबंदी के 5 साल बाद चलन में नोट धीरे धीरे लेकिन बढ़ते रहे। हालांकि डिजिटल भुगतान में भी वृद्धि हुई और अधिकाधिक लोग कैशलेस भुगतान तरीके को अपना रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले वित्त वर्ष में नोट चलन में बढ़े क्योंकि कई लोगों ने कोविड-19 महामारी के बीच एहतियात के तौर पर नकद को रख लिया। इस महामारी ने सामान्य जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों पर असर डाला। चिदम्बरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने पेट्रोल और डीजल पर संग्रहित करों पर कुछ आंकड़ों का खुलासा किया है और यदि वे तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए।
उन्होंने कहा, आंकड़ों से खुलासा हुआ कि 2020-21 में उत्पाद शुल्क के तौर पर 3,72,000 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ। उसमें से बस 18,000 करोड़ रुपए ही मूल उत्पाद शुल्क के रूप में वसूले गए और 41% राज्यों के साथ साझा किए गए। बाकी 3,54,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास गए। यह मोदी सरकार का सहयोगपरक संघवाद नमूना है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, इसके अलावा 3,54,000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि कैसे और कहां खर्च की गई।